हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का पेपर डिस्कशन, जहां पर इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स थे। इनके अलावा इसमें कवर अप क्वेश्चन थे कौन से वाले, जो हमने एक तरीके से एनर्जी रिसोर्सेस हैं उन पर भी है। तो पहला क्वेश्चन है, उनको लगाते हैं हम लोग। अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना कोयला आधारित ताप विद्युत गृह उत्पादित करने के लिए बनाई गई है। ऐसा पहला प्रोजेक्ट टाटा पावर द्वारा गुजरात के मुंद्रा में स्थापित किया जा चुका है। दूसरा प्रोजेक्ट रिलायंस पावर द्वारा मध्य प्रदेश के शासन जिला में स्थापित जिला सीधी में स्थापित किया गया है। शासन जिला सीधी में स्थापित किया गया है। With reference to the ultra power project, consider the following statements. This has been made up to generate coal-based thermal power plants. The first such project has been set up by the Tata Power at Mundra, Gujarat. The second project is being set up by the Reliance Power in Sasan, Sindhi district. तो इसमें अब करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट की बात करें, थर्मल बेस्ड प्लांट होते हैं जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 4000 मेगावाट से ज्यादा है, ऐसी बात कही जाती है। इनके अलावा यदि हम देखें तो ये आपके सारे पार्ट सही हैं, लेकिन इनमें से जो आपका थर्ड था ना, वो मध्य प्रदेश वाला, वो शासन में है। लेकिन शासन कहाँ है? सिंगरौली में। ध्यान रखिएगा, शासन सिंगरौली के अलावा दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो मेगा पावर प्लांट है वो एनटीपीसी लगा के रखा हुआ है, ये इसका आंसर नहीं है। तो केवल हमारे पास 1 और 2 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वहीं चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस के रूप में है? तो एलपीजी तरल पेट्रोलियम गैस, सीएनजी संपीड़न प्राकृतिक गैस, पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस और मीथेन हाइड्रेटेड। ये कौन सा हमारे पास चलेंगे? एक तरीके से नेचुरल गैस के फॉर्म में होता है। तो यहां पर में ऑल द अबोव इसके करेक्ट आंसर रहेंगे। शुरुआत के क्वेश्चन हमारे पास में सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो यहां पर में एनर्जी जो है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, उसका टॉपिक रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाकी और चीजें यहां पर में ऐड की जाएंगी, है ना। तो उनके क्वेश्चन भी और आपके मिलेंगे। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काला सोना की संज्ञा पेट्रोलियम को दी जाती है। ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 की गई थी। समुद्री क्षेत्र में उत्खनन का संपूर्ण कार्य केंद्र के पास होता है। ठीक, द टाइटल ऑफ द ब्लैक गोल्ड इज गिवन टू पेट्रोलियम। ओएनजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 14 1956। द एंटायर वर्क ऑफ द एक्सकवेशन और माइनिंग ऑफ द मेरीन एरिया लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर मैं तीनों स्टेटमेंट कैसे रहेंगे? करेक्ट रहेंगे, क्योंकि ब्लैक गोल्ड हम लोग कैसे कहते हैं, याद रहेगा, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कहा जाता है। दूसरा, ओएनजीसी की स्टैब्लिशमेंट ठीक 1956 में हुआ था। बाद में आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेराइन वाला पार्ट रहेगा वहां पर ये देख करके चलते हैं। इनके बाद चलेंगे, अगला पार्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सीआईएल, एनटीपीसी, गेल और मुंबई हाई। इनके यदि बात करें तो इनमें आपको मिल जाएगा कौन सा, कि जो हमारा गेल है वो करेक्टली मैच नहीं है, वो 1984 में बना हुआ था। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो हमारे पास आया हुआ है, व्हेन वाज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एस्टैब्लिश्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा? 1 मार्च 2000 को। ये मेंस में भी आपके टॉपिक में ऐड करके रखा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक में पॉलीसिलिकॉन एवं एमआरएफएस सिलिकॉन का यूज किया जाता है। इंडियाज करंट पावर जनरेशन कैपेसिटी इज 48.55 गीगावाट। इंटरनेशनल सोलर एलियंस वाज लॉन्च्ड 30th ऑफ नवंबर 2015। तो यहां करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ध्यान रखेंगे 1, 2 एंड 3, ये ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे अगले वाले पार्ट पर। में अमृतसर और शिमला लगभग एक ही ऊंचाई पर स्थित है, अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन उनके जलवायु में अंतर है। इसका कारण क्या है? ठीक, द अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू। तो बात करेंगे यहां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा? डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड, क्योंकि इनकी ऊंचाई क्या है आपका? शिमला की ज्यादा, इसलिए वो ठंडा, और अमृतसर प्लेनी एरिया में है, इसलिए वहां पर में उसकी हाइट करेगी, या वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल देखा जाएगा। बिजली उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क एवं क्षेत्रफल के मामले में दूसरा बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क की बात करेंगे यदि हम बिजली उत्पादन में दूसरा बड़ा, तो ये दोनों मिल जाता कौन सा? भाडला, जयपुर राजस्थान के पास रहेगा। ठीक, यदि बात करें तो 14,000 स्क्वायर एकड़ के आसपास से पूरा पूरा फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है ये, सोलर पावर प्लांट।
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना वर्ष क्या है एवं कहां पर यह एस्टेब्लिश किया गया है? व्हेन वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी वाज एस्टेब्लिश्ड एंड वेयर इज इट इज लोकेटेड? तो बात करेंगे 1998 में एस्टेब्लिश किया हुआ था और चेन्नई में ये लोकेटेड है। इनके बाद भारत की कुल गैर जीवाश्म आधारित संस्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी तथा कुल कितने प्रतिशत है? अब बात करेंगे व्हाट इज द टोटल नॉन फॉसिल बेस्ड इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द टोटल परसेंटेज? तो इसका आंसर हम देखेंगे यहां पर में 157.32 गीगावाट रहेगा और ये टोटल कितना है? 40% के समथिंग है। अब चलते हैं अगले पार्ट पर में। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब हुई है? व्हेन वाज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च इन इंडिया? तो बात करेंगे ये था 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? यदि हम बात करेंगे बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस? तो CO2 एंड मीथेन इनमें पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। यदि आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे इनके बाद अगला पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का प्रथम जो जियोथर्मल पावर प्लांट है उसे 2012 में आंध्र प्रदेश के खम्बम में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 25 मेगावाट है। सेकंड रहेगा 5 केवी किलोवाट कैपेसिटी एक्सपेरिमेंटल पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश इन मणिकर्ण बाय द एक यहां मिल जाएगा नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यदि बात करेंगे ये तो आपका ठीक। नेक्स्ट रहेगा मध्य प्रदेश का भूतापी संभावित ऊर्जा क्षेत्र अनहोनी है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आपको बताया हुआ था कि भैया ऐसी एनर्जी होती है जो कहां पर पाई जाती है? पास में एक क्लास पुरानी क्लासेस आप याद करिएगा, उनमें हम देखेंगे जहां पर क्या होते हैं, एक अपने गीजर्स या हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। तो मणिकर्ण एक आपका हॉट स्प्रिंग का गर्म पानी के सोते का एग्जांपल है। अनहोनी भी यहां पर में गर्म पानी के सोते कहलाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में अनहोनी जो रहेगा, एक साइड में आपका ठंडा पानी मिल जाता है, एक झील में कौन सा मिल जाता है? गर्म पानी का कुंड है। ठीक, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद की बॉर्डर के पास में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जो हमारे पास टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर की, वो कितनी है? 6.78 गीगावाट। नेक्स्ट है कुंडनकुलम का स्थापना वर्ष 2013 था, जो देश का पहला दावानुकूलित जल रिएक्टर आधारित है। रिएक्टर में से ईंधन के रूप में यूरेनियम डाइऑक्साइड और प्लूटोनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इनमें से हम याद करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां आपका आंसर है कौन सा? 1, 2 एंड 3, ये सी आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर में। भारत की पवन ऊर्जा उत्पादक क्षमता कितनी है एवं विश्व में इसका उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो हम देखेंगे भारत की जो पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है? 14 गीगावाट के आसपास रहेगी और ये विश्व में हम लोग चौथे प्लेस पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस समूह में छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों का क्रम बता रहा है? तो छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, पहली बात तो ध्यान रखना है। इंडिया में यदि देखेंगे तो हमारे पास में टोटल 5 लैंडलॉक्ड स्टेट आ रहे हैं। ऊपर हिमाचल प्रदेश, दूसरा मिल रहा कौन सा हमारे पास? मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। और इनमें से हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की सीमा लग रही है, बाउंड्री लग रही है किसके साथ में? तो बिहार के साथ नहीं लगती है, वेस्ट बंगाल के साथ नहीं लगती है। तो आंसर कौन सा रहेगा? आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। ये देख लो, ये छत्तीसगढ़ मिल जाएगा पास में, यहाँ झारखंड है, यहाँ यूपी है, यहाँ एमपी है, महाराष्ट्र मिल जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ में यहाँ ओडिशा, इनके साथ ये बाउंड्री लगेगी। आप इस बात को याद रख के चल जाएंगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर में। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? ठीक, चंपानेर पुरातत्व पार्क गुजरात, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, ममल्लपुरम और सन टेम्पल कोणार्क। तो ये चारों के चारों क्या हम पास में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। अब आपको पता होना चाहिए भैया यूनेस्को है क्या? तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में रहेगा। ठीक, नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। अगला आपसे क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत आलसी लोग हैं। ठीक, पिछले बार भी क्वेश्चन दिया था, एक दो ने कमेंट किया हुआ है सबसे छोटा नेशनल हाईवे के बारे में 135 डबल बी, बाकी किसी ने किया ही नहीं। तो भैया हम आप कमेंट तो किया करें थोड़ा सा।
सूची एक को सूची दो से मिलाइए यदि हम बात करेंगे तो यहां पर आपके पास एक वर्ड रहेगा, कौन सा, आपके एक मक्का का त्रिभुज एक प्लेस है वहां पर मैं, दूसरा स्वर्ण नगरी, डायमंड सिटी, दक्षिणी अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, ठीक, कंबरले, वेल्स, जोहान्सबर्ग, स्वाने और केपटाउन, इनमें से आपको मैच करना है। तो हम देखेंगे भैया मक्का का त्रिभुज जो है वो वेल्स कहलाता है। वेल्स कहां पर है, साउथ अफ्रीका का, इसे क्या कहा जाएगा, ध्यान रखना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इसे कहा जाता है क्या, तो बोलेंगे वेयर हाउस कहा जाता है ये, या ब्रेड बास्केट कहलाता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोडक्शन फूड ग्रेन का रहेगा, और इसे ही बोला हुआ कौन सा, मक्का त्रिभुज वेल्स रीजन में रहेगा साउथ अफ्रीका में। गोल्ड, यदि सिटी की बात करेंगे, सिटी ऑफ गोल्ड की बात करेंगे, तो सिटी ऑफ गोल्ड जो रहेगा वो कहां पर हमारे पास में है, जोहान्सबर्ग कहला रहा है। अगली बात करेंगे डायमंड सिटी कौन सी है, तो डायमंड सिटी रहेगी किम्बरले, किम्बरले की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट माइन ये कहलाती है यहीं पर में। इनके साथ चलेंगे साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, इसके अकॉर्डिंग केपटाउन आगे चलना है, लेकिन ये वर्तमान में चलेंगे तो कौन सी हमारे पास में भैया, प्रिटोरिया है, ये पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया आप, लेकिन फिर भी इसका आंसर ए बना करके चल लेंगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, मिलाने क्रम में अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दूसरा आपका दुनिया की सबसे लंबी नदी, ये सबसे अधिक विशाल नदी अफ्रीका की कौन सी है, और करीबा डैम के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात करेंगे विक्टोरिया लेक, यहां दिया हुआ है, जम्बेजी है, नील और कांगो। पहला पॉइंट, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी भैया, तो ध्यान रखेंगे विक्टोरिया है। विक्टोरिया की बात करेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये सिचुएटेड है, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया के बीच, यहीं से नील नदी का उद्गम होता है, ध्यान रख लीजिएगा। इनकी बात क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, अफ्रीका में, ध्यान रखना है, यहां से उत्पन्न होगी, दो रिवर से मिलकर के बनती है, व्हाइट नील एंड ब्लू नाइल से मिलकर बनेगी, और जब ये ऊपर जाएंगी तो कहां पहुंचेंगे आगे जाकर के, ठीक, एक तरीके से दोनों मिल जाती हैं सूडान की कैपिटल खार्तूम में। इनके बाद जाएंगी ऊपर, प्लेस रहेगा इजिप्ट, इजिप्ट को ऐसे कहा जाता है द गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर, और जाके अलेक्जेंड्रिया और कायरो के आगे होते हुए मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे आगे, सबसे अधिक दुनिया अपने विशाल अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी जो है, बड़ी की बात कर रहे हैं वॉल्यूम के बेसिस पर में, तो ये मिल जाती कौन सी, कांगो रिवर रहेगी, ध्यान रखना है, और करीबा डैम जो रहेगा वो मिल जाता है कौन सा, जम्बेजी रिवर पर बना हुआ है। करीबा डैम एंड करीबा लेक बोथ आर सिचुएटेड इन द जम्बेजी रिवर, याद रखिएगा, ये आपका एक प्लेस मिल जाएगा, आंसर आपका है ए वाला। इसके बाद चलते हैं अगले वाले पार्ट पर, में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ईरान की राजधानी, तेल की राजधानी आबदान, दुनिया का पहला निचला संवर्धित यूरेनियम बैंक कजाकिस्तान, बैत उल हिकमा इराक, माउंट अरारट ये रहेगा सक्रिय ज्वालामुखी, इस तरीके से कौन सा करेक्ट मैच है या नहीं है। तो बात करेंगे भैया माउंट अरारट की बात करें तो ये सिचुएटेड है ईरान में, और इसका ये एग्जांपल इसका वॉल्केनिक माउंटेन है, ये मिल जाता है कौन सा, डोरमेंट वॉल्केनिक एग्जांपल, डोरमेंट का एग्जांपल है, डॉर्मेंट वॉल्केनो का एग्जांपल रहेगा कौन सा, माउंट अरारट। ईरान में ही ऐसे और दो मिल जाते हैं, अपने देवबंद और कोह सुल्तान, वो एक्सटेंट के एग्जांपल यहां रहेंगे। अब चलते हैं अगले में, सूची एक को सूची दो से मिलाइए, ये हमारे कुछ हमारे बैंक्स हैं जो एक तरीके से समुद्र के किनारे आपको जनरली मिलेंगे, बैंक का नाम दिया गया है, और साथ साथ में मछली पकड़ने के केंद्र भी बन जाते हैं। अब देखिएगा एडम चेस, तो ये कहां पर भैया, जॉर्जेस बैंक, ग्रैंड बैंक, डागर बैंक पूछा हुआ था, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, उत्तरी सागर, नीदरलैंड। आपको ध्यान रखना है 2019 का प्रीलिम्स का पेपर, जहां पर में अलग अलग उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक, हमारे ओशिनोग्राफी से। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ये मत सोचिए कि यार ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बड़े टफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो टफ क्वेश्चन पीछे दे रहे हैं हम लोग, उन्हें पहले बताया हुआ था, रीजन उसका क्या था कि आप लोग यहाँ पर अभी जब यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं तो डिटेल पढ़ लो, बाद में नहीं पढ़ पाओगे, बाद में सीधे एफएलटी लगाओगे, और जब एफएलटी लगाओगे तो उसमें कुछ फैक्ट टफ दे दो तो फिर अपनी पहले डर लग जाता है। तो अभी जितना डिमोरलाइज हो जाओगे, अभी जितना परेशान हो जाओगे, तो आप उतना ज्यादा खोजोगे, और खोजोगे तो क्या हो जाएगा, चीजें बनेंगी। क्योंकि अभी ना आप इस फेज में हो, अभी टाइम हमारे पास रहेगा, फरवरी, देन उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई में पेपर, 2 महीने हैं, 2 महीने में बहुत कुछ सुधार कर पाओगे, इसलिए टफ पेपर दिया जा रहा है। आप डिमोरलाइज नहीं होना है, इसको चैलेंज के रूप में लेकर के, इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के चलेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे फैक्ट आपके कवर हो रहे हैं, ठीक, जो आपको बाद में भी कवर काम पड़ेंगे, चाहे 3 मार्कर के फॉर्मेट में हो, चाहे हमारे पास प्रीलिम्स तो था ही था आपका अच्छे तरीके से, ठीक। तो डागर बैंक बात करें, एडम चेस नीदरलैंड में सिचुएटेड है, जॉर्जेस बैंक नोवा स्कोटिया में मिल जाएगा,
ठीक, अगला चलेंगे ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड के पास रहेगा, और डागर बैंक रहेगा आपका नॉर्दर्न सी में है। आंसर रहेगा आपका कौन सा वाला, बी आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे, ठीक, नेक्स्ट यहां पर मिल जाते हैं कौन से प्लेस को कनेक्ट करना था मैच द फॉलोइंग में, सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। अगला देखो एक यहां पर में ऑप्शन आपको नहीं पता है, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। प्रमुख रबर उत्पादक देश बोर्नियो, मोदारी, सुलवेसी, इरियन जाया द्वीप समूह, उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज का देश तो या कंट्री ऑफ सनराइज तो सबको पता है भैया, ऐसा कोई पर्सन जिसे ना पता हो, ठीक, तो उसे पीएससी तैयारी और अच्छे से करना चाहिए। तो उगते सूरज का देश की बात करेंगे तो ये कौन सा हमारे पास में है, जापान है। कौन सा है हमारे पास में, जापान। अब जापान रहेगा। अब देखो भैया डी में दो आंसर कहां पर आ रहा है, ये वाला आ गया, अपने आप आपके सही हो गए, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, एक सही हो रहा है तो सब सही हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला पार्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। अब बाकी के देखेंगे, सुदूरपुर का धान का टोरा म्यांमार कहलाता है। वही बात करेंगे पास में लीडिंग रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो मिल जाती मलेशिया, यहां पर मिल जाएगा। और बोर्नियो, मादुरा, सुलवेसी ये आइलैंड्स किसके हैं, इंडोनेशिया के। अब चलते हैं, वॉलेस रेखा एक जीव जंतु सीमा रेखा है जो एशिया ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण क्षेत्रों को अलग करती है। एक हमारे पास करेगी फनल बाउंड्री लाइन कहलाती है, जो सेपरेट करती इकोजोन्स ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कहां पर मिलेगी, तो भैया ये देख लो, यहां पर बनी हुई पास कौन सी वाली लाइन अपनी है, वॉलेंस लाइन है, बेवर लाइन है, और लेडिकर लाइन है। यहां पर में लेडिकर लाइन रहेंगी। यूपीएससी क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। अब जब पूछेगा तो आपको बनना चाहिए एमबीबीएस, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में थी, तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ये वेलिकर लाइन के बारे में क्वेश्चन जब मिलेगा तो ये रिलेट कहां से पास में, इंडोनेशिया का पार्ट यहां आ जाएगा। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर में, ठीक। यहां पर इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो आपसे अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं, जैसे कि जापान का पिट्सबर्ग कहां पर है, जापान का डिट्रॉइट, जापान का मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर। तो हमें ध्यान रखना है जापान का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग जो है वो ऑटोमोबाइल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। दूसरा डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए, मैनचेस्टर किसके लिए है, बात करें पास में ये तो टेक्सटाइल के लिए है, ब्रिटेन में है। अब इनमें आपके इनको करेक्ट मैच करना है, तो देख लो भाई। तो आपका जापान का पिट्सबर्ग मिल जाता है यवाता, जापान का डिट्रॉइट है नगोया, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, रूस का मैनचेस्टर है कौन सा, एवोनो। ये आपको याद रख करके चलना है। अब चलते हैं, आंसर यहां क्या हो जाएगा आपका, ए वाला, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से चलेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आबदान ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। यहां क्वेश्चन में रिपीटेशन नजर आएगा, क्यों दिया गया, जानबूझकर दिया गया, ताकि आप पुराने क्वेश्चंस को और देखें समझें कि यार पेपर में ही यदि दो आंसर जैसे पार्ट कहीं मिल रहे हैं तो उसको एनालाइज करें। हम एक पढ़े दूसरे को देखते नहीं है, कई बार ऐसा पेपर में होता है। तो आबदान ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब में नहीं, कहां थी, अभी पढ़ा हम लोगों ने, ईरान में पढ़ा हुआ था, ठीक। तो ये आंसर अलग हो गया। दूसरा, यूरेनियम थोरियम दोनों रेडियोएक्टिव हैं, बोले हाँ है। यूरेनियम मोनोजाइट से प्राप्त होता है, तो बात करेंगे नहीं, थोरियम जो होता है वो मोनोजाइट से मिलता है। अगला, कटंगा का पठार कहां स्थित है, तो हम बात करेंगे ये मिल जाता है कहां पर में, अफ्रीका में। अफ्रीका में याद रखिएगा, यहां पर बना हुआ है अफ्रीका का मैप, यदि आप देखेंगे तो ये छोटा सा बना लेते हैं अपन यहाँ अफ्रीका को, और अफ्रीका जब बनेगा तो इनमें हमारे पास मिल जाएंगे कौन से वाले पार्ट, यहाँ कटंगा प्लेटू। इस कटंगा प्लेटू से रिवर निकलती है कौन सी वाली, दो रिवर निकलती हैं, मतलब कि दो स्ट्रीम्स हैं, लुआ लावा एंड लुआ पुला। इन दोनों के जॉइंट स्ट्रीम को कहते हैं कौन सी वाली रिवर, कॉन्गो रिवर कहा जाता है। तो भैया यहाँ कटंगा प्लेटू कहां मिल जाएगा, अफ्रीका में मिल जाएगा, यहां पर में, ठीक। याद रहेगा आप लोगों को, कटंगा प्लेटू कहानी हो जाएगी। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, केवल केवल दो वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी। अब चलते हैं, यहां पर मैं इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, इटली का डिट्रॉइट किसे कहते हैं, कनाडा का बर्मिंघम किसे कहते हैं, और दुनिया की इस्पात राजधानी कौन सी है, इनसे पार्ट है। देखो अगला आपका इस्पात वाला पार्ट पिट्सबर्ग यहां से मिल गया एक। दूसरी बात करेंगे, इटली का मैनचेस्टर मिलान है, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे पास में, अगला इटली का डिट्रॉइट की बात करेंगे तो ये मिल जाता कौन सा, ट्यूरिन कहलाता है। और अगला बर्मिंघम ऑफ द कनाडा हैमिल्टन कहलाता है, हैमिल्टन कहलाएगा। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर में, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो इसमें अब क्या रहेगा, नीचे दिए गए हमारे पास में इनसे आपको बराबर तरीके से मैच कर चलेंगे। एक था आपका कौन सा ओर, और दूसरी मिल जाती है पास कौन सी, मेटल्स, ठीक। इसका इनका कौन सा ओर रहेगा वो, तो सिल्वर का ओर है ऑर्जेंटो टेंट्रोहाइड्राइड,
दूसरा चलेंगे टिन की बात करेंगे तो इसका मिल जाता है कैसेराइट, लेड का मिल जाता है गैलेना और जिंक का मिल जाएगा स्पेराइट कैलेमाइन। तो ये हमारा आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। मैं निम्नलिखित देशों को उनके तांबे के उत्पादन के घटते क्रम में देखिए याद करिएगा। ठीक, अब बात करें तांबा के लिए, तो तांबा के लिए फेमस कौन सी कंट्री है? चिली में। चिली की बात उसी के पास आसपास वाले रीजन है, तो फर्स्ट प्लेस आ जाएगा चिली, सेकंड पेरू लगा के चलेंगे। हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 4213, मतलब कि आपके पास में ठीक चिली, पेरू, चाइना, चाइना एंड यूएसए, इसको आप याद रख लेंगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट नेक्स्ट और आगे। तो इनमें से फिर से मिलाना है वर्ल्ड की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रही है ना ट्राइब्स, उनसे रिलेटेड में, तो एक आध को याद हो तो बन सकती है हमारे पास में। ठीक, जैसे चलेंगे मिल्पा, तो मिल्पा जो है वो मिलती कहां पर है आपके पास, ध्यान रखेंगे, ये है मैक्सिको युकाटन चैनल के आसपास वाले पार्ट पर में। ठीक, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, यहां बना हुआ है ये वाला पार्ट, और यहां हमारे पास मिल जाता कौन सा? मैक्सिको, ये बना हुआ युकाटन चैनल। इनके रीजन में इधर साइड में जो सेंट्रल अफ्रीका अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पर इसका एक तरीके से देखा जाएगा। ठीक, तो आपका होगा कौन सा? मैक्सिको। रोका रहेगी कहां पर में? ब्राजील। ब्राजील की बात मिल जाती कौन सी? चेना रहेगी यहाँ पर, चेना वाला पार्ट। तो चेना कहां मिल जाएगी आपको? यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग भैया, ये एक तरीके से श्रीलंका। लदांग कहां पर है? इंडोनेशिया में रहेगी। ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2143 सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को पॉइंट। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर। में यहां रहेगा वर्ल्ड की बहुत सारी और हमारे पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एग्जांपल कहीं कहीं रहेंगे। अब कौन कौन से यहां पर में आ जाते हैं? तो रे रहेगा वियतनाम में, तावी रहेगा मेडागास्कर में, मसोले रहेगा कॉन्गो जायरे बेसिस पर में। ठीक, वही बात करें फोंग जो है इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज में रहेंगी। लोगोन जो है वेस्टर्न अफ्रीका के आसपास बना हुआ है। ठीक, यहाँ कोमिले मैक्सिको में मिल जाएगा। इसी टाइप में से पास में मिल्पा युकाटन चैनल मैक्सिको ग्वाटेमाला के पास मिल जाएगा। नेक्स्ट इचालिन की बात करेंगे, ग्वाडेला जो है उसके आसपास में है। नेक्स्ट मिलिया की बात करेंगे, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका के पास रहेगा। इस टाइप में से कुनोकू वेनेजुएला में है। रोका ब्राजील, चेतेमिनी युगांडा, जाम्बिया जिम्बाब्वे सेंट्रल अफ्रीका के आसपास रहेगा थोड़ा सा। चियागिनी की बात करेंगे, चियानगिनी ये फिलीपींस में है। टोंगिया ये म्यांमार में है। चेना श्रीलंका, लदांग जावा इंडोनेशिया के पास पर में। ठीक, तिमारी की बात करें थाईलैंड में है। हुमाह रहेगा कहां पर? जावा इंडोनेशिया में। तो ऐसे वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उनको पूछा हुआ है। स्नानदित कृषि, इसे भारत में झूम खेती भी कहते हैं, जहां पर जंगल को काट करके आग लगाई जाती है और फिर उसके बाद उसमें कृषि की जाती है। यह कृषि मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा की जाती है, आप याद रखेंगे ट्राइबल पर्सन इसे कर रहे होते हैं। अब चलेंगे निम्नलिखित में करने पर विचार करिएगा। असम, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है आपसे वो बनाना है। अब सबसे पहले आपको ये बना होना चाहिए अपना सिक्किम। सिक्किम के बाद चल जाए पास में ये बना हुआ इधर साइड में कौन सा अपना पूर्वोत्तर का पार्ट, यहां आपको मिल जाएंगे बाकी रीजन। यहां से आपको ध्यान रखना है म्यांमार से इस वाले पार्ट पर में ये बना हुआ वेस्ट बंगाल बना हुआ है, जिधर पे पास भूटान भी है, यहां पर नेपाल भी है। इनके बाद चलेंगे अगले रीजन में, तो यहां आपको मिल जाएगा आपका कौन सा? मेघालय, और मेघालय के बाद यहां रहेगा कौन सा? असम रहेगा। असम जो है इधर तक में ऐसे करके फैला हुआ है असम, इतने वाले पार्ट पर में। तो ये भूटान से भी लग रहा है, बांग्लादेश से भी लग रहा है असम। त्रिपुरा जो होगा वो तीनों ओर से घिरा हुआ कैसे? बांग्लादेश से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो करेक्ट कौन सा रहेगा? केवल आपका 1 और 2 सी आपका करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत में सबसे अधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता? तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हमारे पास कौन सा? देश का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली जो कोल्ड वेव्स होती हैं उनसे अफेक्टेड होता? बिल्कुल हाँ होता। इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी फुल विद द एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। भैया हिमालय ही नहीं होता तो हिमालयी नदियां नहीं आती, नदियां नहीं आती तो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी नहीं भर पाती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। दूसरी बात करेंगे, द पैटर्न ऑफ मानसून विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज प्रेजेंट। मानसून का पैटर्न वर्तमान से अलग होता।
तो ये अलग होने वाली कहानी बिल्कुल आपकी क्या है, सही है, क्योंकि वर्तमान में जो मानसून है वैसा नहीं मिलता। तो करेक्ट आंसर कौन सा मिल जाएगा, 1 और 3, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला चलते हैं, भारत का वर्तमान जनसंख्यिकी परिवर्तन किसका सूचक है। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन ये रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे उच्च जनसंख्या वृद्धि क्षमता लेकिन कम वास्तविक वृद्धि, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल बट लो एक्चुअल ग्रोथ रेट, ये तो गलत है, ऐसा हमारे पास है ही नहीं। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ये तो मालथस साहब ने पहले बताया था प्रिमिटिव टाइम पीरियड में, अभी तो ये देखा ही नहीं जाता है। अब मेरे पास में हाई बर्थ रेट है, अब तो बर्थ रेट भी कम हो गई है, और लो डेथ रेट देखा जाता है। पार्सल इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, बोले नहीं हमारे पास पार्सल नहीं, ज्यादा यहां पर मैं देखा जा रहा है कौन सा, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है। और टाइपिकली इंक्रीज अर्बनाइजेशन, बोले आमतौर पर बढ़ता हुआ शहरीकरण, ये करेक्ट आंसर देखा जाएगा, ये बात सही है बिल्कुल इनके बारे में। अब चलते हैं आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कोरबा राउरकेला के पश्चिम में है और राउरकेला रांची के दक्षिण में है। यदि बात करेंगे तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग एग्जामिनेशन में, आप इनके लिए तैयार रहिएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पर, मैं नागर कोयले श्रीलंका से श्रीलंका पहुंचने के लिए कौन से चैनल या किसे पार करना पड़ेगा। तो आपको नागर कोयले पता होना चाहिए कि भैया ये है कहां, तो ये अंडमान निकोबार का कौन सा, तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ये अपने कन्याकुमारी के पास में। यहां से आप श्रीलंका जाएंगे तो यहां अब लोकेशन याद रखना है। तो पहली बात समझ लो, डंकन पास तो कहां पर है अपना, यहां देखेंगे अंडमान निकोबार में, यहां था लिटिल अंडमान, ये था सदर्न अंडमान, उन दोनों के बीच में था, आंसर गलत। मन्नार की खाड़ी हो सकता है, पाक जलरुमस पास में ही है, 9 डिग्री चैनल नहीं आएगा। तो अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, दो में से आप क्या करिएगा। सबसे पहला पार्ट ये है कि पाक जल डमरू मध्य हम लोग लगा सकते थे, लेकिन ये तो यहां पर में है ना, तो ये तो इधर वाला धनुष कोडी से इधर तलाई मन्नार होते हुए यहां पहुंचाएगा, आंसर अपना अलग। लेकिन जो हमारे पास में यहां से जाना है तो मन्नार की खाड़ी से होकर जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। सामर झील का उपयोग नमक उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। बेमनाथ झील केरल में लेगून का उदाहरण रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। परिचू लेक इज क्रिएटेड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, बोले ये भी करेक्ट है। और राजस्थान में सर्वाधिक झीलें हैं, नहीं, राजस्थान में हमारे पास में आपके सैलाइन लेक्स मिल जाएंगी, लेकिन सर्वाधिक झीलें यहां पर नहीं मिलने वाली हैं। अगला नेक्स्ट रहेगा, पुलिकट झील कहां पर सिचुएटेड है, कौन सी सुमेलित है कि नाम, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश, महाराणा प्रताप हिमाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, सोमनारी लेक नागालैंड। आपको पता होना चाहिए सोमनारी कहां पर रहेगी, यहां तो बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर कहां पर अपने पास में, अपने लद्दाख वाले पार्ट पर रहेगी। जमीन पर बड़ी मात्रा में कच्चे तेल के परिवहन के लिए लंबी दूरी का एक आपका किफायती तरीका, जो इकोनॉमिकल या चीपेस्ट हमारे पास में जो अपने पास में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, वो कौन सा है। तो भैया आंख मूंद की आपको यहाँ लगाना कौन सा, पेट्रोलियम, बड़ा ही सिंपल वाला पार्ट ही है। अगला चलेंगे नेक्स्ट, यदि भारत के लिए पश्चिम से यदि हम 75 डिग्री यमोत्तर और पूर्व के लिए 90 डिग्री यमोत्तर पर आधारित दो समय बना दिए जाएं। भारत में भी हमारे पास दो समय है, बात करेंगे और एक समय है IST 82 वाला, ये वाला। लेकिन वही बात करेंगे, पहले हुआ करता था यहाँ पर कौन सा, चाय बागान टाइम जोन। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए पूर्व और पश्चिम के बीच में जो हमारे पास समय अंतराल है, दोनों में क्या होता है, 2 घंटे का अंतर है। मतलब यहां पहले सूर्योदय हो रहा है और इधर वाले भाग में बाद में। तो इन दोनों में लोग कई बार डिमांड भी कर रहे हैं असम वाले, भैया हमारा टाइम जोन अलग से बना के दो, और अलग से। तो यहां पर गवर्नमेंट हालांकि बात यहां नहीं कर रही है, लेकिन वहीं हम चलेंगे, यदि ऐसा कुछ होगा तो असम को ज्यादा फायदा होगा, हालांकि होगा मणिपुर को भी, लेकिन यहां पर बेस्ट आंसर आप असम लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण होकर जाने वाली पहाड़ियों का सही क्रम है। तो कौन कौन सी हिल्स आ रही हैं, नल्ला मल्ला हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावेदी, अन्नामलाई। ठीक, थोड़ा सा अपना गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट अन्नामलाई हिल्स, जावेदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, नल्ला मल्ला हिल्स। तो अन्नामलाई तो सबसे नीचे वाले पार्ट में, आप ध्यान रखना आप लोगों को, अन्नामलाई, जावेदी, फिर नल्ला मल्ला, जावेदी, नीलगिरी और अन्नामलाई, बोले ठीक, ये वाला पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जावेदी पहाड़ियां, नल्ला, तो इसी आंसर इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर में, ब्लू मून की घटना कब होती है। तो आपको याद रखना है, ब्लू मून एक ऐसी घटना है जिसमें क्या हो जाए, एक होता है हमारे पास में लुनार मंथ,
और चंद्रवर्ष जिसे कहते हैं, और एक होता है सोलर मंथ मतलब कि सौर वर्ष। सौर वर्ष के अकॉर्डिंग चलता है ग्रेगरियन कैलेंडर, और लुनार मंथ के अकॉर्डिंग चलता है कौन सा वाला आपका हिजरी संबंध चलता है, यहां पे चलेगा वो शक चलेगा, यहां विक्रमी चलेगा, और बाकी और कैलेंडर चलते हैं। लुनार मंथ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि एक महीने में जो हमारे ग्रेगरियन कैलेंडर था उसके एक महीने में एक बार क्या आएगी, अमावस्या आएगी या तो पूर्णिमा आएगी, क्योंकि लगातार दो कॉन्सिक्यूटिव जो हमारे पास न्यू मून्स होते हैं या फुल मून्स होंगे उनके बीच में 30 डेज का लगभग का डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं, कभी मान लेते हैं कि एक तारीख को यहां क्या हो जाए, पूर्णिमा हो जाए, तो अगले 31 को भी पूर्णिमा हो सकती है, ऐसा देखा जाता है। तो जब एक सोलर मंथ में दो बार पूर्णिमा आ जाए तो सेकंड वाली पूर्णिमा को कहते हैं ब्लू मून कहते हैं। इसी प्रकार से कई बार क्या हो जाए कि जब एक मंथ में दो बार क्या हो जाए, आपकी अमावस्या हो, न्यू मून की कंडीशन हो, तो जब सेकंड वाला जो रहेगा उसे कहते हैं डार्क मून। तो ब्लू मून एक महीने में दो पूर्ण चंद्रमा या पूर्ण हमारे पास पूर्णिमा होती है, आंसर रहेगा ए। जब हमारे पास कौन सा आएगा, डार्क मून आ जाए मान लेते हैं, तो इसका मतलब है दो बार अमावस्या हो रही है, दूसरी वाली को अमावस्या को हम लोग क्या कहते हैं, डार्क मून कहते हैं। सौर मंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं भैया, शुक्र बृहस्पति। तो यहां ध्यान रखिएगा हमारे सौर मंडल में जो आपके सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो कौन से हैं, तो सबसे पहले मिल जाएगा सन, यहां पर है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। नेक्स्ट मिल जाएगा कौन सा अपना जुपिटर, फिर आपको मिल जाएगा सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनमें से सारे प्लैनेट जो होते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, लेकिन दो वीनस एंड यूरेनस जो हैं वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द सन, सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करेंगे, और साथ साथ में अपने स्थान पर रोटेट जो करेंगे वो करेंगे पास कौन सा आपका, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट कर रहे होते हैं उल्टा। यहां पर सूर्योदय जो होता है कहां होता है, पश्चिम में होता है, दोनों दोनों शुक्र और यूरेनस, आंसर आपका रहेगा सी वाला पार्ट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट यहां पर। अब चलते हैं सेकंड, जेम्स वेब टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। इट इज द जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडियन स्पेस एजेंसी। अनलाइक हबल टेलीस्कोप व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन, जेम्स वेब टेलीस्कोप रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक, तो दो हमारे पास में टेलीस्कोप हैं, ध्यान रखिएगा, एक मिल जाता है हब्बल और दूसरा कौन सा है, जेम्स वेब। तो जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है वो रिसेंटली मिल जाता है, इसे नासा, यूरोपियन यूनियन और साथ में इनके कनाडियन वाले इनके साथ कोलैबोरेशन से बनाया गया है। दूसरी बात करेंगे, जो हमारा हब्बल टेलीस्कोप था ना वो काम करने वाला बंद है धीरे धीरे बाद में, तो उसका रिप्लेसमेंट तो होना चाहिए। तो बोले अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा पावरफुल जो टेलीस्कोप है वो कौन सा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है। तो ये दो स्टेटमेंट तो ठीक हो गए, लेकिन हब्बल टेलीस्कोप जो होता है ना के विपरीत जो सूर्य के चारों घूमता है, हब्बल टेलीस्कोप अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा था, और ये हमारे पास में जो जेम्स वेब है सूर्य के चारों रिवॉल्व करता है, इसलिए आपका उल्टा बोल दिया गया है, आपका 3 आंसर गलत जाएगा। तो 1 और 2 यहां करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की धुरी अपनी कक्ष के तल में लंबवत होती तो कौन सा एक नहीं होता, उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहता, नहीं। वर्ष भर दिनों रात बराबर होते, बिल्कुल सही है। ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं होता, सूर्य भूमध्य रेखा के लंबवत होता। देखो यहां पर होता क्या, मतलब पृथ्वी अपने इस तरीके से झुकाव नहीं होती, इस प्रकार से होता। तो यहां पर मैं पूरी पृथ्वी पर जो होता है ना सनलाइट बराबर पहुंचेगा, दिन और रात क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और इस कंडीशन में ये वाला पार्ट आपका पहला क्या हो जाएगा, गलत। नॉर्थ पोल का पार्ट जो रहेगा वहां पर भी आधे भाग में दिन आधे भाग में रात, हमेशा दिन रात बराबर हो जाते, ऐसी कहानी यहां बन जाती। तो ये ऐसे तरीके से आपके आंसर ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के झुकाव होने के साथ ही यहां पर ऋतु परिवर्तन होता है कहा जाता है, लेकिन इसके कारण क्या हो जाती कहानी अपनी गड़बड़ मान ली जाती। वे तरंगें जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में मदद करती हैं कहलाती हैं कौन सी वाली, सेकेंडरी वेव, द्वितीय क्या, माध्यमिक तरंगें कहलाती हैं, माध्यमिक तरंगें कहलाएंगी, एस वेव्स यहां काम करेंगी, याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर, यहां आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। 45 पे चलेंगे, निम्न में से किसे पहाड़ों का सागर कहा जाता है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द सी ऑफ द माउंटेन्स, जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, वेस्ट कोस्ट, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया।
यहां मिल जाएगा कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया, आपका आंसर यहां हो जाएगा। ठीक, ये रहेगा पास कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया का रीजन। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया है कहां, कमेंट करके आप लोग बताइएगा किस कंट्री में सिचुएटेड है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे अगला, केर्च जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है, केर्च स्टेट या कर्च स्टेट किसे कनेक्ट करेगा। ठीक, काला सागर कैस्पियन सी, काला सागर अजोब सागर, काला सागर भूमध्य सागर, काला सागर एजियन सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर मिल जाता है हमारे पास कौन सा रीजन है, ये वाला पार्ट। इधर बना हुआ है आपके पास कौन सा, काला सागर, ब्लैक सी यहां मिल जाता है, ब्लैक सी। ब्लैक सी के बाद यहां आपको मिल जाएगा कौन से वाले पार्ट में, क्रीमिया बना हुआ है, क्रीमिया। और इधर साइड में आपको मिल जाता है कौन सा, एजोब सी, ये बना हुआ है एजोब सी। और इनके बीच में यहां कनेक्टिविटी दे रहा होता है कौन सा वाला अपना, तो बात करेंगे कर्च जो हमारा क्या है, आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रेट है, ये दोनों को कनेक्ट करेगा। और अभी रिसेंटली न्यूज ये थी कि कर्च वाले जो स्ट्रेट से बना हुआ एक ब्रिज था, करोड़ों की अरबों की खर्च करके यहां पर में इसने बनाया था रसिया ने। और यहां जब वॉर एक्टिविटीज हुई तो अभी रिसेंटली कुछ समय पहले में, ठीक, क्या किया हुआ था, यूक्रेन ने इसे तोड़ दिया। ठीक है ना, तब बड़े इसको एक कहा गया था कि नुकसान हुआ है। तो ये आपका कर्ज वाला पार्ट याद रखिएगा। तो ब्लैक सी एंड एजोब सी को ये कनेक्ट करके चलेगा। अब चलते हैं सेकंड, दक्षिण अमेरिका में जिस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है, द एरिया विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स इज, तो भैया यहां पर कौन सा मिल जाएगा आपको, पेंटागोनियन प्लेटू वाला पार्ट है। अब चलेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, सोनोरन रेगिस्तान यूएसए, तकला माकन मरुस्थल, तकला माकन चीन, कारकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, और गिब्सन न्यूजीलैंड में। ठीक, ये कौन सा आपका करेक्टली मैच है, ये बताइएगा। तो भैया ध्यान रखना है, गिब्सन कहां मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का है, तनामी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, आप ग्रेट सैंडी आपने सुना हुआ है, तो ये न्यूजीलैंड में नहीं है, आंसर इसका रहेगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर में, किस प्रकार के अपर्दन में घर्षण और प्लंकिंग मुख्य रूप से होता है। तो घर्षण और जो प्लंकिंग एक्टिविटीज होती है ना, ये अपक्षय अपर्दन निक्षेपण वाले कार्ड से पूछा गया है। और जो अपर्दनात्मक जो हमारे पास में कारक है ना, उनसे बनने वाली स्थलाकृतियां जो हमारे पास में एक तरीके से इरोजल लैंडफॉर्म्स हमारे पास हैं, लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करें, उनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये मिल जाते हैं कौन से, ग्लेशियल वाले पार्ट पर में खास करके मिलेंगे आपको। कहां से मिलेंगे, ग्लेशियल टाइप के जो हमारे पास थे, जो इरोजन उससे मिलकर के बना हुआ है। अब चलेंगे आगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस महासागर को हेरिंग तालाब कहा जाता है, हेरिंग पॉन्ड कहा गया है, तो ये कहा जाएगा आर्कटिक ओशन को कहा जाएगा, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे अगला, निम्न में से कौन सी खाई प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, ट्रेंच। ट्रेंच की बात करें आप लोग तो आपने पढ़ा होगा, ये होते क्या भैया, तो महासागरों में मिलने वाले गर्त, जब दो प्लेटें आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती, कोलिजन इनका होगा, मतलब जो हमारे पास में ट्रांसवर्स प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जहां पर पाए जाते हैं, तो उनमें यहां पर में ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ था। जैसे कि जावा ट्रेंच है, सुंट्रा ट्रेंच है, वगैरह वगैरह, उनमें से तो जावा ट्रेंच जो रहेगा वो कहां पर है, हमारे पास ध्यान रखना है, इंडियन ओशियन में है। और बाकी के कर्मेडिक, पेरूचिली, अलेशियन ट्रेंच, ये सारे कहां पर है, पैसिफिक ओशन में है। अब ये बताइए, कमेंट करके बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, सबसे गहरा गर्त कौन सा है। एक पहला क्वेश्चन कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास रहेगा यहां पर में कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशन। और थर्ड क्वेश्चन रहेगा, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द अटलांटिक ओशन। ध्यान रखना है, अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तीन आपके क्वेश्चन है, तीनों के आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन एक और आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा ट्रेंच किस ओशन में मिल रहे होते हैं। ठीक, चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपका, पैसिफिक ओशन में।
अब एलिनो निम्नलिखित में से किस महासागर में देखा जाता है? एलिनो एंड लानिनो दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है। ये मिल जाता है कौन सा हमारे पास में? ये साउथ अमेरिका है। यहां पर मिल जाते हैं कौन सी? एलिनो का इवेंट देखा जाएगा, तो ये आपके पास है पैसिफिक ओशन रहेगा। ये तो सबको रटा होना चाहिए। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। में साफ रातों की तुलना में बादलों में वाली रातें अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत की कमी होती है, सूर्य तप यह स्थलीय विकिरण में बाधा के रूप में काम करता है। इट एक्ट्स अ हिंड्रेंस टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो भैया ये बात सही रहेगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोक करके काम करेगा, और यहां पर मैं एक तरीके से हीट को बनाए रखता है। डी आंसर इसमें हो जाएगा। अब चलेंगे निम्न में से कौन सा निम्न बादल है? निम्न स्तरीय बादल कहलाते हैं वो वाले पार्ट पर। में लोअर क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स को बांटा हुआ कितने वाले पार्ट? निम्न, मध्य और उच्च। उनमें से बताना है आपका कौन सा? साइरोकुमुलस। तो बात करेंगे पक्षाब हिंदी में। अच्छा, ये जानबूझ करके इंग्लिश में ही नाम रखे गए हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले परेशान हो जाएं। परेशान होने पीछे पेपर में जाओगे क्या कर लोगे? कुछ वर्ड्स आपको हिंदी में याद करने पड़ेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी वालों को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां साइरोक्यूमुलस की बात करेंगे तो इसे कहते हैं पक्षाब कपासी। यहां पर मैं साइरो स्टेटस मतलब कि कहेंगे पास कौन सा? पक्षाब स्तरी। पक्षाब स्तरी में क्या बनता है? हेलो इफेक्ट फॉर्म होता है अराउंड द सन एंड मून, आपने पढ़ा हुआ है। एल्टो कुमुलस की बात करेंगे तो कहलाते हैं पास कौन से? अपने मध्य कपासी। और जो ये वाले निम्बो स्टेटस है वो कहलाते हैं पास में निम्न, ये इसे कहते हैं वर्षा कपासी, वर्षा स्तरी, सॉरी वर्षा स्तरी। तो वर्षा स्तरी जो बादल होते हैं वो निचले बादल के उदाहरण हैं, ठीक। बाकी दोनों ऊपर के वाले उदाहरण मतलब कि उच्च बादल के, हाई क्लाउड्स के एग्जांपल हैं। ये आपके मिडिल क्लाउड्स के एग्जांपल रहेंगे। और इनमें से निम्बो स्टेटस जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा रेनफॉल कराते हैं, डार्क कलर के रहेंगे, बिल्कुल पूरा नीला नीला, 2-3 दिन तक सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, वो वाले डार्क वाले होते हैं, सबसे ज्यादा रेनफॉल। एक होता है निम्बो क्यूमुलस टाइप के, मतलब कि वर्षा कपासी बादल। तो बोले ये कब बनते हैं? जब साइक्लोनिक रेनफॉल जैसी कंडीशन आती है ना, जब बहुत ज्यादा आपकी थंडर स्ट्रॉन्ग हो जाए, लाइटनिंग देखी जाएगी, बिजली आपका आना या बादल गरजना, ये होता है कब? पास में निम्बो स्टेटस में बहुत तेज बरसात कराएंगे और जल्दी चले जाएंगे, 4-5 दिन तक बरसात ये कराएंगे। अब चलते हैं अगले। तो आंसर क्या था यहां पर? मैं इसका डी। अब चलते हैं और निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में संवहनी वर्षा होती, कन्वेंशनल रेनफॉल होती है? भैया सबको पता है कन्वेंशनल रेनफॉल कहां होती है? इक्वेटर के आसपास, जहां हवाएं ऊपर उठेंगी इस तरीके से, बादल बनाएंगी, रेनफॉल कराएंगी। तो ये कहां पर मिल जाएगा? अमेजन बेसिन में देखा जाएगा। अगला चलेंगे, सबमरीन कैनियन, अंतः समुद्री कैनियन निम्नलिखित में से किसके कारण बनती हैं? रिफ्टिंग या दरार, टर्बिडिटी करंट, या हमारे पास मिल जाएगा सब्सिडेंस एंड अपलिफ्टमेंट, घटाव और उत्थान, आइसोस्टेसी। तो ये इसका एग्जांपल यहां आप समझ के रखिएगा। जब भी हमारे पास में ये कहां होती हैं, तरंगें जाकर के वापस लौटती है ना, तो अपने साथ में सेडिमेंट जो था इधर वाला उसको भी लेकर आती हैं, और ये इस तरीके के गहरी खाइयां बनाती हैं, सबमर्ज खाइयां कहलाती हैं, ठीक। तो ये आपका मिल जाएगा टर्बिडिटी करंट हमारे पास रहेंगी। अगला रहेगा कौन सा? अन्य समुद्रों की तुलना में निम्नलिखित में से किस समुद्र या महासागर में लवणता अधिक होती है? कहां पर होती है भैया? तो जहां पर एवोपरेशन ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा है, वहां पर रहेंगे। या तो क्लोज नेचर के रहेंगे, तो ट्रॉपिक्स के पास के क्षेत्रों में जो हम बात करेंगे क्या रहेगी? लवणता ज्यादा देखी जाएगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे यहां पर में, तो ट्रॉपिक्स मतलब कि एक सी और द ओशंस नियर द ट्रॉपिक्स का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे आप लगा करके चलेंगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर में, 58 नंबर का। समुद्री पौधों तथा जंतुओं के अवशेष ऊर्जा के रूप में निक्षेपित कहां होते हैं? क्षेत्रीय जमा में, टेरिटोरियल डिपॉजिट्स में, पैलेजिक डिपॉजिट्स, लिटरल डिपॉजिट्स, और नन ऑफ द वो। याद करिए एमपीपीएससी 2015 का पेपर, जहां पर में जो समुद्री निक्षेप है ना, उससे क्वेश्चन पूछा था 6 मार्कर मेंस में। तो यहां ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर करेगा पैलेजिक डिपॉजिट्स का करेक्ट आंसर यहां मिल जाएगा, याद रख करके चलेंगे, पैलेजिक डिपॉजिट्स का आंसर होता है। अब चलेंगे अगले पार्ट में, साइप्रस द्वीप कहां पर स्थित है भैया? तो साइप्रस ना बड़ा न्यूज में रहा है, इसकी लोकेशन थोड़ा सा समझ ही लो आप लोग। ये देखिएगा, साइप्रस यदि देखें हम लोग तो यहां पर बना हुआ है ये देश साइप्रस, ये वाले पार्ट पर, ये साइप्रस है, ये छोटा सा।
साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया। मिला कहां पर भैया? तो बात करेंगे भूमध्य सागर में। यहीं पर माल्टा मिल जाता है, एक और देश है माल्टा, वेलेट्टा। ये देश है तो टेक्निकली कहा जाता है किसका भाग अपने पास में? एशिया का होना चाहिए। टर्की जो है पास में, जो तुर्की है जहां भूकंप आया ना, वही वाला टर्की है, वो इस पर अपना क्लेम करता है। जैसे यहां पर मैं पीओके वाली बात टर्की बार बार उठाता था, अपने जयशंकर साहब अपनी गवर्नमेंट ने बोले साइप्रस का मुद्दा उठाया, क्योंकि टर्की इस पर अपना मुद्दा दिखाने, इस पर कब्जा दिखाने की बात कर रहा होता है। ये अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो आप ध्यान रखना यहां पर मैं इसके बारे में, तो हमारे पास गवर्नमेंट इसके तरफ फोकस करती, बोले भैया टर्की जो है तुम अपनी औकात में रहो, नहीं तो हम साइप्रस का मुद्दा तो बार बार लाएंगे ही लाएंगे। ये बात कही गई थी एर्दोगन साहब को। इनके अलावा आसपास के और जो हमारे पास कुछ मुद्दे हैं उनको भी हमने उठाना स्टार्ट कर दिया, किसके साथ में? टर्की के साथ में। लेकिन टर्की के साथ अभी रिसेंटली थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ, टर्की सीरिया में ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पूरे सर्व धर्म संभाव और विश्व कल्याण की बात करते हैं। अभी हुआ क्या? यहां पर हुआ था क्या? अर्थक्वेक। अराउंड कहा जाता है 25,000 लोग उनकी डेथ हो चुकी है यहां पर में, टर्की में आए हुए अर्थक्वेक में। ठीक, तो ये गलत, अच्छा नहीं था, एक प्रकार से समस्या वाली बात पूरे वर्ल्ड की लिए मानी जाएगी। तो ये आपका मेडिटेरियन सी इसका एग्जांपल हो जाएगा साइप्रिस वाले पार्ट में, इसका यहां पर स्थित मतलब बात करेंगे। अब चलते हैं आगे। आर्कटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द आर्कटिक ओशन इज विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और सुलोवेसी। यहां आपको बताना है। तो ग्रीनलैंड को हम लोग कहां मानते हैं? आर्कटिक में मानकर चलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, आप इसे अटलांटिक मान के मत चलना। अब चलते हैं अगला। कोयले के लिए प्रसिद्ध डोनवस क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो डोनवस अभी चर्चा में था, कहां पर अपना? यूक्रेन। ध्यान रखना है, डोनवस कहां पर है? यूक्रेन में मिल जाता है। ठीक, यहीं पर मैं और आपके कुछ प्लेस जहां पर सबसे पहले उसने कब्जा करने की बात करी हुई थी। रेड रिवर का डेल्टा कहां पर है? तो रेड रिवर जो है, ध्यान रखना है, वियतनाम के पास से होते हुए जाती है रिवर, वहां जाके डेल्टा बनाती है। और ग्राई कहां पर अपना? एक तरीके से ईस्ट चाइना सी के पास पर है वियतनाम, याद रखिएगा। वियतनाम की कैपिटल कौन सी है? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से आप लोग। निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा इन सब में मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, तो सबसे छोटा कौन सा रहेगा? मालदीव्स। ठीक, अब चलते हैं आगे 64 नंबर का पार्ट। वोल्गा नदी कहां गिरती है? वोल्गा नदी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना है। और ये जाके गिरेगी कहां पर में? तो ध्यान रखना है, ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। इधर वोल्गा नदी रूस से होते हुए आएगी, ऐसे यहां पर में गिर जाती है। नेक्स्ट चलेंगे अगला वाले पार्ट पर में। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड को जो समूह बन जाता है, उन्हें क्या बोला हुआ है? एक तरीके से ग्रुप ऑफ द कंट्रीज कंसिस्टिंग नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क एंड फिनलैंड इज नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। और जब यहां पर मैं आइसलैंड हटा दो, डेनमार्क हटा दो, तो क्या बन जाएगा पास में? ये नाम मिल जाएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाया जाएगा। अब चलेंगे अगले पार्ट पर में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो बोलेंगे भैया पहला कौन सा आ रहा है? एल्स माउंटेन, वॉजेस, विंद एंड फुजियामा, ब्लॉक, ज्वालामुखी, वलित और अवशिष्ट। यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब समझिएगा, आल्स माउंटेन जो रहेगा ना, वो आपका फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत का उदाहरण रहेगा। जो वॉजेस माउंटेन है वो ब्लॉक का एग्जांपल रहेगा, जर्मनी में सिचुएटेड है, जर्मनी फ्रांस के बीच में पार्ट में रहेगा। वही बात करेंगे विंद माउंटेन, ये हमारा ब्लॉक का भी एग्जांपल है और रेसिडुअल का भी माना जाएगा। और फ्यूजियामा किसका है? ज्वालामुखी का। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लगाएंगे तो 3 इनके बाद 1, 4 एंड 2, बी आंसर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं 67 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अनाच्छादन के कारण चरण कौन कौन से हैं, और यहां विवरण इनका डिस्क्रिप्शन रहेगा। वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। तो वेदरिंग की बात करेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स, ठीक है। इरोजन, वेयरिंग अवे बाय द एजेंट्स ऑफ द डिनोटेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, रिमूवल ऑफ द इरोडेड मटेरियल टू द न्यू प्लेस, ये भी सही है। और ना डिपोजिशन मतलब कि जमा हो रहा है। तो ये आपका पार्ट यहां देखा जाएगा, कौन सा वाला अपना? 1, 2, 3, 4, ए आंसर्स में हो जाएगा। अब चलेंगे अगला। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फोन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वाली जो हमारे पास कौन सी थी? विंड्स है ना, वो बात कर रहा है। वो यहां रहेगा कौन सा? सिमुन रहेगा ये। तो अब देखो भाई, फोन कहां चलती है? एल्स पर्वत के पास चलेगी, मतलब आल्स पर्वत के उत्तर में।
ठीक स्विट्जरलैंड फ्रांस के आसपास में अंगूर की फसल पकने में सहायता करती है। दूसरा सिमुन कहाँ मिल जाएगी, तो ये हम चलेंगे कौन से वाले पार्ट पर में, ठीक इनके कुर्दिस्तान के आसपास वाले पार्ट में। सांता आना कहां पर है, तो सांता आना चलती कहां पर में, कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया क्या कहते हैं, सेंटा भैया आओ, सेंटा आना, सेंटा से बना हुआ पार्ट। और दूसरा हमारे पास सेंटा एना याद रख लेना है। और जोंडा कहां चलती है, तो जोंडा रहेगी कहां पर, अर्जेंटीना में चलेगी, इस वाले पार्ट जोंडा यहां पर में, ठीक है ना। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट जो हमारी पास थी लोकल विंड्स हैं, इनको आप याद करके चलेंगे। तो 4 फॉन मिल जाएगा, ठीक इसके बाद में आपका 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आपके पास में, कैलिफोर्निया 3 है, और साथ में मिल जाएगा कौन सा 1। तो आंसर आपका बी इसमें हो जाएगा। अब चलेंगे अगले पार्ट पर, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ ठीक है। भारत की जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सेंटिनल निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं, ओंगे लिटिल अंडमान के पश्चिमी भाग में निवास करते हैं, शैम्पेन उत्तरी अंडमान की मूल निवासी हैं। शैम्पेन इज द इंडियन पीपल ऑफ द नॉर्थ अंडमान, ओंगे रिसाइड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लिटिल अंडमान, सेंटिनल रिसाइड इन द निकोबार आइलैंड ग्रुप। इनमें से आपको यहां पर करेक्ट आंसर बताना है। तो ये थे ट्राइब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। अब देखेंगे सेंटिनल की बात करेंगे तो निकोबार ग्रुप में तो है नहीं, क्योंकि सेंटिनल या सेंटलीज की बात करेंगे, ये हमारे पास सेंटिनल जो आइलैंड था वहां नॉर्दर्न, ये अंडमान ग्रुप के पास यहां बना हुआ उसमें है, तो ये तो हो गया गलत। अगली बात करेंगे शैम्पेन उत्तरी अंडमान के मूल निवासी हैं, तो बोलेंगे नहीं, ये हमारे पास अलग वाला पार्ट है, शैम्पेन इधर अलग रह रहे होते हैं, और ओंगे लिटिल अंडमान के पश्चिमी भाग में निवास करते, तो हाँ, तो केवल आपका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर, नेक्स्ट वाले में मेट्रोपॉलिटन सिटी का पार्ट यहां से रहेगा। ठीक शहर 10 लाख या अधिक आबादी वाले शहर होते हैं। ठीक भारत में महानगरों की संख्या इनकी मतलब कि मेट्रोपॉलिटन शहरों की संख्या कितनी है, 40 है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ, केवल एक केवल दो, दोनों में से कौन सा सही है। तो भाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करेंगे जहां पर पॉपुलेशन 1 मिलियन या 10 लाख के आसपास हो चुकी है, उनके ऊपर वाले बोले बिल्कुल सही है, एक वाला तो सही हो गया। दूसरी, भारत में कितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, तो हम बात करेंगे यहां पर में 10 लाख से ज्यादा वाले जो शहर है ना, उनकी संख्या है 53, और 10 से 40 की बात करेंगे तो उनमें है यहां पर 44, और 40 प्लस की बात करेंगे तो उनमें कितने हैं, 9। 40 लाख से अधिक आबादी वाले कितने हैं, 9 हैं, और यहां पर में 10 से 40 वाले कितने हैं, 44 हैं, मतलब और टोटल देखेंगे 10 लाख से ज्यादा वाले तो 53। ये यहां पर 53 होना चाहिए था, 53 होना चाहिए था, आंसर ये सही रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे, इसके बाद रहेगा पार्ट आपका निम्न में से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों का सही बढ़ता क्रम है। ठीक, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। ठीक, अगला रहेगा बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड, और बिहार, राजस्थान, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर की बात हम लोग करेंगे तो ये रहेगा सबसे कम बिहार में था, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, और चौथा झारखंड था। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले चलेंगे 2011 के जनगणना अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी, वुमेन लिटरेसी रेट के बारे में बात करेंगे। सब हम लोग यहाँ पर टोटल लिटरेसी रेट याद कर लेते हैं, कभी क्वेश्चन यहाँ उल्टा करके भी पूछ ले तो करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा, 64.60 थी, याद रखिएगा। इनके बाद रहेगा 73 में। नेक्स्ट, बेलाडेला खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो बेलाडेला की खदान जो भैया छत्तीसगढ़ में लॉ एल्स के लिए देखी जाती है, आयरन ओर के लिए देखी जाती है। अब चलेंगे जावर खदान किस राजस्थान में है, तो जावर जो है राजस्थान रहेंगी, यहां पर ध्यान रख लीजिएगा। जस्ता और साथ साथ में सिल्वर के लिए खास करके जानी जाती है। नेक्स्ट चलेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा। यहां पर मैं माकुम, नामचिक, गिरिडीह और टांडुर ये कौन कौन से प्लेस पर सिचुएटेड हैं। माकुम की बात करेंगे तो ये असम में सिचुएटेड है, नामचिक अरुणाचल में है, गिरिडीह झारखंड का है, टांडुर आपका तेलंगाना का था। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारे प्लेस हैं। अब चलेंगे कंसास, अग्लोहामो, टेक्सास, और ये किससे संबंधित हमारे पास इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। तो भाई इनके बारे में आप समझें तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड्स कहलाती हैं, वर्ल्ड की सारी सारी है ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट अपने खास करके ये यूएसए के पास वाले पार्ट पर में फैले हुए रीजन है।
विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो उसमें आपका क्रूड जो स्टील रहेगा वो मिल जाता है कौन सा? आपका चाइना रहेगा। चाइना के बाद हम ये 53% के अराउंड प्रोडक्शन करता है। इनके बाद कौन सा है? तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन वाले पार्ट है, फिर उसके बाद में आपका थर्ड प्लेस पर इंडिया जाता है, और उसके बाद में फिर जापान एंड यूएसए। ये अभी रिसेंट वाले ट्रेंड बता रहे थे, विकिपीडिया में आप सर्च करेंगे तो, लेकिन चाइना तो नॉर्मली आ ही जाएगा। इनके बाद रूर क्षेत्र का कहां का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूर मिल जाता है कहां पर? अपना ध्यान रखना भैया, जर्मनी का है। और भारत का रूर कैसे कहते हैं? छोटा नागपुर प्लेटू को। तो आंसर इसका जर्मनी। नेक्स्ट चलेंगे 79 में, सार बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सार, अल्जेस, लॉरेन, ये जो क्षेत्र हैं हमारे पास कहां मिल जाएंगे? आपके जर्मनी के पास वाले और फ्रांस की बॉर्डर के पास में है, और ये रहेगा इंपॉर्टेंट कोल माइन के फॉर्मेट में ये रहेंगे। नेक्स्ट चलेंगे अगला पार्ट, मैग्नीटोगॉर्स किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक, लोह अयस्क के लिए, पशुपालन के लिए, या फिर रहेगा यहां पर कौन सा अपना एक तरीके से आपके गोल्ड डिपॉजिट्स या डायमंड के लिए? तो ये रहेगा आयरन ओर के डिपॉजिट के लिए फेमस है मैग्नीटोगॉर्स, याद रहेगा आप लोगों को। और ये है कहां पर भैया? रसिया में है, साइबेरिया के पास वाले पार्ट में बना हुआ रीजन रहेगा। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट, इटाबिरा लॉ एस केंद्र कहां पर स्थित है? तो इटाबिरा जो रहेगा वो कहां पर रहेगा? हमें ध्यान रखना है, ब्राजील में सिचुएटेड है। बी इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, अगला चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर में, एक अभिकथन है, दूसरा कारण आर है। पहला रहेगा, भारत के पूर्वी तट पर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट पर अधिक चावल उत्पादन होता है पश्चिम की तुलना में। बोले ठीक है। ठीक, पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक वर्षा होती है। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये स्टेटमेंट है क्या? गलत, क्योंकि भैया वेस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा रेनफॉल होती है, ईस्टर्न कोस्ट पर कम। तो हमारे पास ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स हो जाएगा। अमन चावल के किस दौरान उगाया जाता है? अमन चावल की एक किस्म है, ओस अमन बोरो, आपको पता होना चाहिए। और ये ओस अमन बोरो के बारे में बात करेंगे तो ये आपके लगभग वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, थोड़ा तेलंगाना आंध्र प्रदेश ले लो, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पास वाले पार्ट ले लो, यहां पर उगाई जाती है। तो ओस को कहा जाता है, और साथ साथ में कार, ये लगाई जाती है कब? मई के आसपास, मई जून में बोई जाती है। अमन की बात करेंगे तो ये हमारे पास लगाई जाती है कब? जून जुलाई के आसपास रहेगी। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। और अगला रहता है बोरो, इसे दौला भी कहा जाता है। ये नवंबर दिसंबर में लगाई जाने वाली किस्म होती है चावल की। ओस अमन बोरो बिलोंग्स टू राइस प्रोडक्शन कल्टीवेशन। अगला रहेगा, भारत के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या नहीं? ये थोड़ा सा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अभी न्यूज में था बहुत ज्यादा। रीजन क्या है भाई? बांदीपुर के पास रास्ता गुजारने के लिए बात आ रही थी, थोड़ा सा न्यूज यहाँ रहा है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का मिल जाता है, उसी के आसपास वाली कहानी है। तो यह भारत वर्ष 1975 में स्टेब्लिश किया गया था, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा, यह पश्चिमी घाट में स्थित है। कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो ये तो हमारे पास हो जाएगा गलत, ये वेस्टर्न घाट हमारे पास है, ये बात सही है। ठीक, तो आपका यहां हो जाएगा कौन सा? केवल दो आंसर है। इसी से रिलेटेड देख लो, अगला मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी का बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? मुकुर्ती, बांदीपुर, साइलेंट वैली और एराविकुलम। तो यहाँ 1, 2 और 3, 1, 3 एंड 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ ध्यान रख लीजिएगा 1, 2, 3 रहेगा। एराविकुलम जो नेशनल पार्क है वो इसका भाग नहीं है, केरल में नीचे अलग आ जाता है ये। अब देख लेते भैया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में इसे एस्टेब्लिश किया हुआ था। दूसरी बात, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना 2012 में। बहुत ज्यादा यहाँ पर हेरिटेज या बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। नेक्स्ट चलेंगे, यहां पर एक तरीके से हॉटस्पॉट जोन में से एक है, ये पूरा इतने बड़े पार्ट पर ये फैला हुआ रीजन है। नीलगिरी तार यहाँ के इंडियंस आपका एक प्रकार से इंपॉर्टेंट स्पीसीज मिल जाती है। अगली चलेंगे, यहां पर बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका का, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु का, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, साथ में साइलेंट वैली केरला, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, ये सब इसी के भाग हैं। यहां तक इतना स्प्रेड ये रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बालको, रायपुर, हिंडालको, पिपारी, नालको भुवनेश्वर और एससीएल खेतड़ी। या बालको जो रहेगा ना वो कहां पर है? ये बात करना है भिलाई में सिचुएटेड। कहां पर है ये? भिलाई में रहेगा, आपको याद रख लेना है। बालको भिलाई, सॉरी भिलाई नहीं, रायपुर कोरबा में सिचुएटेड, कोरबा में सिचुएटेड रहेगा, भिलाई नहीं, अपना कोरबा सिचुएटेड रहेगा, याद रखना है। बाकी सब हमारे मैच है, ए आंसर इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट चलेंगे अगले वाले पार्ट पर में, हाल ही में आए जो मेंड्यूस चक्रवात के बारे में बात करेंगे, तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य रहेगा। मेंड्यूस का, इसका लैंडफॉल चेन्नई के निकट था, बोले ठीक। इसका नामकरण यूएई ने किया था, बोले ये भी ठीक। दोनों आपके आंसर क्या रहेंगे, सही हैं। अब इसके बारे में देख लो, ये चक्रवात तमिलनाडु पुदुचेरी के आसपास अभी हाल ही में कब आया हुआ था, दिसंबर 2022 में आया हुआ था। अब इस चक्रवात में हम बात करेंगे, एक तरीके से इसका नामकरण यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया हुआ था। अब पूरे चक्रवात के नामकरण की बात करेंगे तो पहले हमारे पास 8 यहां पर में देश यहां शामिल थे, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड 2000 में बने हुए रिजिम था। इनके बाद 2018 में इसका क्या किया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के उसके तत्वाधान में इसको एक्सटेंड किया गया और यहां 4 देश और शामिल किए, 5 और शामिल किए गए हैं, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और साथ में यमन को इंक्लूड किया गया है। पहले 8 का 64 वाला आपने पढ़ा होगा, अब ये हमारे पास 5 और हट जाएंगे, तो टोटल अब 13 देशों का रिजिम है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडियन ओशन के आसपास आते हैं, उनका नामकरण करते हैं। अब चलेंगे, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का अनावरण किया गया है, जो कितने राज्यों से गुजरेगा, तो भैया ये गुजरेगा कहां तक में, अपने 5 राज्यों से गुजरेगा, याद रखना है। 27 रिवर सिस्टम से ये यहां पे क्रॉस करेगा, 5 स्टेट रहेंगे, भारत और बांग्लादेश भी जाएगा। स्टार्ट कहां होगा, ये प्रयागराज वाराणसी के पास से स्टार्ट होगा और ये पहुंचे के पास में कौन सा, डिब्रूगढ़ तक ये जाएगा पूरा इस तरीके से। तो विश्व का सबसे बड़ा हमारे पास में एक रिवर क्रूज है, नाम मिलेगा गंगा विलास, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगला चल जाते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट इसको अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये। उमियम झील किस राज्य में स्थित है, तो उमियम झील रहेगी कहां पर भैया, मेघालय में। ये कौन सा नंबर का रहेगा हमारे पास क्वेश्चन, 89 नंबर का रहेगा, थोड़ा सीक्वेंसिंग अलग हो गई यहां पर में उससे, 89 नंबर यहां पर रहेगा। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पर में, जोशीमठ कहां से होकर कौन सा नेशनल पार्क गुजरता, सॉरी राष्ट्रीय अपना राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। जोशीमठ अभी खूब चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। जोशीमठ की बात करेंगे, यहां पर चलता कौन सा, NH7। पहले NH7 यहां से हुआ करता था, आपने याद किया होगा, वाराणसी से कन्याकुमारी तक में, लेकिन रिसेंटली नंबरिंग चेंज हुई है, इसलिए ये अब यहां पर NH7 जो है वो मिल जाता है कहां पर पास में, ये रहेगा फजिल्का, का माना पास के पास से फजिल्का पंजाब तक रहेगा, जिसमें हमारे पास जोशीमठ वाले प्लेस भी ऐड किए जाएंगे। ठीक, ये ऋषिकेश के आसपास होते हुए जाएगा ये, ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं अगला वाले पार्ट में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। फतुहा में गंगा नदी मिलती है, कौन सी वाली, ध्यान रखना है, पुनपुन रिवर मिल जाती है, याद रखिएगा, पुनपुन रिवर जो है वो मिलती है कहां, फतिहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ये यहां पर आने वाली रिवर पुनपुन, ये बिहार की रिवर है, ठीक, फाल्गु सोन यहां पर हो गई है, ठीक, इस प्रकार से आने वाली रिवर छोटी है यह। अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर में, मांड और ईव नदियों के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल बना हुआ है। अब चलेंगे तो यहाँ चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, मांड और ईव नदी के, महानदी के संगम पर, मांड महानदी यहां मिल जाएगी, मांड यहां पर है, दोनों पर बना हुआ कौन सा, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, सुपर इंपोज रिवर का एग्जांपल रहेगा, वो रहेगा कौन सा, चंबल रिवर। जब नदियां अपने चट्टानों को काट करके अपना रास्ता स्वयं बना लेती हैं, ठीक, उन्हें कहा जाता है, उनसे अपना नाम मिल जाएगा, सुपर इंपोज रिवर ये है, ठीक, एक तरीके से सेल संरचना को काट करके उसके आवरण को हटा करके प्रवाहित होंगी, चंबल उसका उदाहरण माना जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले पार्ट पर में, ठीक, नूनामती ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, तो नूनामती के बारे में बात करेंगे, ये यहाँ रही कहां पर, अपना असम में सिचुएटेड है, ठीक, याद रखना है इनको, कहां पर अपना असम में, 94 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 95 की बात करेंगे तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां स्थित है, तो ये सिचुएटेड कहां पर रहेगा, देहरादून, मसूरी, बेंगलुरु या सोलन में, तो ये बेंगलुरु का पार्ट रहेगा, सी आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, रेलवे जोन, उत्तर पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, गोरखपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता एंड बिलासपुर। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही नहीं है, तो भुवनेश्वर नहीं है, बल्कि ये कहां पर भैया, ये भी कोलकाता में ही सिचुएटेड है, तो 2 यहां पर मिल जाते हैं कोलकाता में। तो एक और मिल जाएगा कौन सा, पूर्वी के साथ साथ मेट्रो, कोलकाता मेट्रो का भी एग्जांपल, मतलब हेडक्वार्टर कहां पर है, वहीं पर रहेगा, कोलकाता में ही रहेगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पर में, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
कोंकण रेलवे नहीं जोड़ता है, ये रहेगा 97वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये बेलगाम, मांडगांव, रत्नागिरी, उडुपी इन वाले पार्ट्स में चलेंगे। तो ये बेलगांव को नहीं जोड़ता है बल्कि बाकी रीजन जोड़ेगा। तो ये हम चलेंगे, ये कोंकण रेलवे की कहानी आती है। ये स्टार्ट किया कहां से, रोहा वेस्ट बंगाल से आगे मुंबई तक पहुंचा दिया गया है। इनके बाद यहां से पूरा पूरा रहेगा कौन सा, वीर है, खेड़ है, चिपलुम रहेगा, रानीगिरी रहेगा, राजपुर है, कुडल, सवाई वाड़ी रहेगा। ठीक, इनके बाद में मडगांव, कोंकोना, कारवार, इनसे होते हुए उडुपी वगैरह में मंगलुरु तक ये पहुंचेगा। ये इसका पूरा पार्ट है। ये नेक्स्ट लेंगे आगे, इसके बाद का पार्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 98 बोला हुआ है। तो केवल यहां पर पड़ेगा, यह 17th क्रम की रिपोर्ट थी, बोलेंगे हाँ सही है। इसके अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि तेलंगाना में देखी गई है, तो ये भी सही है। आंसर रहेंगे 1 और 2, ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहां पर है, तो हम बात करेंगे, ये रहेगा चिनाब नदी पर रहेगा। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर वाले पार्ट पर में इस तरीके का बना हुआ आपका कौन सा रेल ब्रिज है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ठीक, इसके बाद चलेंगे यहां पर में, अराउंड कितना है, 359 मीटर्स की हाइट पर ये बना हुआ है, आर्कियल शेप में बना हुआ। कैसा बना हुआ है, आर्कियल शेप में। नेक्स्ट चलेंगे आगे, निम्न में से किसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, बोहिनिया वेरिएगेटा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जैकरांडा मिमोसोफिलिया और टेक्टोना ग्रैंडिस। तो यहां पर में ये होता भैया हमारा ब्यूटिया मोनोफॉर्मा। ये होता क्या है, तो इसे कहते हैं हम कौन सा, टेसू या पलास कहते हैं, जो बसंत ऋतु में पूरे लाल लाल दिखे जाएंगे। इसे ही कहा जाता है कौन सा, जंगल की आग। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हुए। कुछ अच्छे क्वेश्चन नए आपको देखने को मिले होंगे। हताश नहीं होना है कि सर बहुत टफ था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगली तैयारी आपको और अच्छे से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के लेवल समझिएगा। यदि मैं मानता हूं यहां पर मैं अराउंड 60 के आसपास भी आ रहा है, तो ठीक ठाक कंडीशन में आप, कोई बड़ा ऐसा टफ पेपर में से आपके ऐसे ना बने, वो वाली बात भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, उनको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वाले पार्ट पर में, और कमेंट जरूर किया करें आप लोग, अच्छा लग रहा है तो लोगों को बताएं भैया टेस्ट सीरीज में आकर के दें प्रॉपर्ली। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू, ध्यान रखें अपना अपना। गुड नाइट।